यस। हेलो। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है फिर से। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था के जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होते हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि मूलतः जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इकोनॉमी की वो तीन होती हैं। वो था आपको कि व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी जो समस्या थी हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी वो था फॉर whom टू प्रोड्यूस। और इन सारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत ये चर्चा की थी। उसके बाद अब हम लोगों को इन चीजों को देखना है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि विश्व के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं या इकोनॉमिक सिस्टम्स जो प्रिवेल कर रही हैं, जो मौजूद हैं, तो उन सारे आर्थिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक तो ये देखना है कि उन सारी आर्थिक व्यवस्थाओं की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उनके ये फीचर्स क्या है। और दूसरा इस चीज को देखना है कि उन सारे आर्थिक व्यवस्थाओं में ये किस प्रकार से कोशिश की जाती है इन सारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की या इनका सॉल्यूशन निकालने की। तो यहां पे हम लोग इस चीज को देखें, ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी प्रकार का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है किसी भी एक कंट्री के अंतर्गत, ये कंट्री के लेवल पे बात हो रही है, तो किसी भी कंट्री में जो वहां इकोनॉमिक सिस्टम ये प्रिवेल कर रहा है उस पे वहां की गवर्नमेंट का, यानी कि वहां की सरकार का कुछ ना कुछ कंट्रोल ये जरूर होता है। और कंट्रोल होने के पीछे का ये कारण है कि आर्थिक व्यवस्थाओं को, यानी इकोनॉमिक सिस्टम्स अगर काम कर रही हैं, इसका ये मतलब है कि उस इकोनॉमी के अंदर जो चार प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, यानी कि प्रोडक्शन का काम, कंजम्पशन का कार्य, इन्वेस्टमेंट का कार्य और एक्सचेंज का कार्य, विनिमय का कार्य, ये चार ये प्राइमरी या फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो इनका जो संचालन हो रहा है किसी भी आर्थिक व्यवस्था में या किसी भी एक कंट्री में, इसको आप यूं ही, यानी कि बिना किसी एक कंट्रोल के आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तब फिर वहां पे एनार्की की स्थिति ये पैदा हो जाएगी। और एनार्की का मतलब हुआ कि अराजकता की स्थिति ये पैदा हो जाएगी और चीजें जो हैं ये कंट्रोल में, एक कंट्रोल्ड मैनर में और एक रेगुलेटेड मैनर में वो संपन्न वो नहीं हो पाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है तो उस इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत ये जो चार ये मूल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनका जो लेवल है, मतलब ये सब सारी आर्थिक एक क्रियाएं जिस स्तर की हो रही हैं, जिस लेवल की हो रही हैं या जिस प्रकार से हो रही हैं, इन सारी आर्थिक क्रियाओं के बीच में जिस भी प्रकार का इंटर रिलेशनशिप्स है, इंटरडिपेंडेंसीज हैं, अंतर्निर्भरता है, इंटर रिलेशनशिप्स हैं, यानी अंतर संबंध है, उन्हीं का सम टोटल जो है वो उस देश का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो इसको कुछ ना कुछ ये कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि कोई भी कंट्री होती है तो वहां का ये कुछ ना कुछ लीगल ऑर्डर होता है, मतलब उस देश को एक ऑर्गेनाइज्ड ये ढंग से चलाने के लिए, जहां पर कि शांति और व्यवस्था मेंटेन रहे और चीजों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और सारी चीजें एक रेगुलेटेड मैनर में वो ये चले, इसके लिए वहां पे कानून का शासन होता है, रूल ऑफ लॉ पे आधारित ये कोई ना कोई यानी कि व्यवस्था होती है। जो भी हो, वो जैसा भी देश, उस देश के अंदर जो भी एक कलेक्टिव एक्टिविटीज हो रही, जो भी उस देश का नेशनल लाइफ है, वहां पे एक निश्चित लेवल का रेगुलेशन जरूरी है। तो अगर उस देश में आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उन
तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी एक प्रकार के रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, जिससे कि चीजें जो हैं वो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, वो एक रेगुलेटेड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और बेस्ट पॉसिबल मैनर में और सबके वेलफेयर के लिए वो काम करने वाली वो व्यवस्था यानी आर्थिक व्यवस्था हो सके, इसके लिए ये चीजें आवश्यक है। तो यहाँ पे जो आर्थिक व्यवस्थाओं का भिन्न भिन्न प्रकार में या टाइप्स में जो डिवीजन किया गया है वो इसी आधार पे किया गया है कि किसी इकोनॉमिक सिस्टम में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल किस स्तर का है और कितना इंटरफेरेंस है ये गवर्नमेंट का किसी आर्थिक व्यवस्था में। तो आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और उसके कंट्रोल की जो डिग्री होती है, जो स्तर होता है, उसके हिसाब से जितनी भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं इस पूरे विश्व के अंदर, उन सारी आर्थिक व्यवस्था को बेसिकली 3 कैटेगरीज में या 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, हम केवल सिस्टम ही लिख रहे हैं, सिस्टम से आप अर्थ समझेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। तो एक तो आपको ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, इसी को हम लोग फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, हिंदी में आप लोग इसको बोलते होंगे ये मुक्त अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमिक सिस्टम। इसी को हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसका ये अर्थ हुआ, आप लोग हिंदी में सुनते होंगे कि बाजार पे आधारित आर्थिक व्यवस्था। तो ये मूलतः जो कैटेगरी है वो कैटेगरी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में ये फॉल करता है, ये सब इसी के नाम है। दूसरी एक जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्टिक सिस्टम। सोशलिस्टिक सिस्टम या समाजवादी आर्थिक व्यवस्था, इसी को हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्टिक सिस्टम को ही हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसी को हम लोग कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये सब एक ही चिड़िया के नाम है। कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये दूसरे प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है। और तीसरे प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आप लोग इस चीज को जानते हैं कि भारतवर्ष यानी हमारे देश में जो आर्थिक व्यवस्था जो प्रिवेल कर रही है उस आर्थिक व्यवस्था का टाइप जो है ये फॉल करता है इस कैटेगरी में। हम लोग ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिस्टम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। इसमें ये थोड़े बहुत समय समय पे जैसी सरकारें रही हैं और उन सरकारों की जैसी नीतियां रही हैं, जैसी ये पॉलिसीज रही हैं, उसके आधार पे उसके अकॉर्डिंगली परिवर्तन होते रहे हैं नीतियों में। लेकिन बाय एंड लार्ज हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को ही हम लोगों ने अभी तक ये फॉलो किया हुआ है। तो यहां पे आप इस चीज को ये ध्यान में रखिए कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स जो होती हैं ये फंडामेंटली 3 प्रकार की होती है। कैपिटलिस्टिक सिस्टम, इसी को हमने बताया फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। सोशलिस्टिक सिस्टम, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसको हम लोग बोलते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने बताया था कि ये जो यानी कि आपका ये कैटेगराइजेशन जो हुआ है 3 कैटेगरीज में जो हम लोगों ने आर्थिक व्यवस्थाओं को रखा है, उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है। तो आधार यही है कि जो भी आर्थिक क्रियाएं संपादित हो रही हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये परफॉर्म की जा रही है किसी इकोनॉमी के अंदर, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर
गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा है, गवर्नमेंट के कंट्रोल की क्वालिटी कैसी है, उसका डिग्री कैसा है, और किस ढंग से गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है या रेगुलेट कर रही है या उसमें इंटरफेयर कर रही है या खुद से वो भाग ले रही है उन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। इसी आधार पे ये तीन आपको ये कैटेगरीज में इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिवाइड किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आप जब तक ये क्लासिफिकेशन के आधार को यानी कि वर्गीकरण के आधार को जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं इन तीनों इकोनॉमिक सिस्टम्स के बीच में उसको आपको समझने में कॉन्सेप्चुअली परेशानी होगी और चीजों को आप रटना शुरू कर दीजिएगा। तो हमेशा मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, वर्गीकरण का जो सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम्स का, वो इस पे आधारित है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा है, किस लेवल का कंट्रोल है आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर, और आर्थिक व्यवस्थाएं जो है उन आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मल्टीप्लिसिटी से होता है। और जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो है आपको प्रोडक्शन का काम, कंजम्पशन का काम, आपको इन्वेस्टमेंट का काम और एक्सचेंज का काम। तो हम लोग देखते हैं ये तीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं हैं। अब हम लोग ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो होता है या फ्री इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या है। ठीक है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम या इसी को फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। कुछ कुछ आप नाम से ही इस चीज को समझ रहे हैं। फ्री जो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है, ये बहुत कुछ अपने आप में ये बता रहा है कि इस प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या है, उसके मुख्य फीचर क्या है। फ्री का यहाँ पे यही सेंस है कि इस प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसका ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यही होता है कि देयर शैल बी मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिमल इंटरफेरेंस of the government in the economic system. यानी इस प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था होती है, मिनिमल का मतलब है कि यानी कि मिनिमम से मिनिमम, नाम मात्र का। यानी इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था जो होती है उस आर्थिक व्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार जो होती है, सरकार का बहुत ही नॉमिनल या नाम मात्र का इंटरफेरेंस होता है या उसकी भूमिका होती है किसी भी प्रकार से डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि खास करके जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, तो प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट के काम को गवर्नमेंट जो है ये खुद से नहीं करती है, ना ही वो किसी प्रकार के मेजर रेस्ट्रिक्शंस को वो रखती है इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में। और इसका जो ये कॉन्सेप्चुअल बेस है, यानी जो इसका ये थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल जो बेस है, उस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं लाइसेंस फेयर पॉलिसी। इसी ये पॉलिसी के आधार पे ये पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको ये रन किया जाता है। लेसेस फेयर का यही अर्थ हुआ, मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके भी पीछे अपनी एक हिस्ट्री। लेसेस फेयर ये जो ये टर्म है एक फ्रेंच टर्म है, और ये फ्रेंच टर्म जो है ये आया है ये पुराने टाइम में एक, यानी कि ये फ्रांस में आपको ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो वहां के कंट्रोलर जनरल हुआ करते थे, और शायद ये किंग लुइस 16 के ये कार्यकाल में जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वहां पे उनको ये कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस बोलते हैं।
तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग आपको ऑर्गेनाइज की या यानी कि अरेंज किया, जो वहाँ के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो फ्रांस के, उन लोगों के साथ। और मीटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज की गई थी कि इस बारे में ये चर्चा की जा सके कि जो वहाँ फ्रांसीसी जो सरकार है, फ्रेंच जो गवर्नमेंट है, वो किस प्रकार से उन ये बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको वो किस प्रकार से हेल्प कर सकती थी, जिससे कि वो अपने ट्रेड और कॉमर्स में वो आगे बढ़े और वो अपने लिए वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो वैसी स्थिति में जो वहां का मतलब जो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो वहां के बिजनेसमैन थे, तो उन लोगों ने वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को बोला उस टाइम में कि आप लोगों को, अगर हम लोगों को फ्लॉरिश करना है तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमारे काम में इंटरफेयर करने की आपको जरूरत नहीं है। और जैसी चीजें हो रही हैं, प्राकृतिक रूप से जो चीजें हो रही हैं, जिस ऑर्डर में, जिस नेचुरल ऑर्डर में संपन्न हो रही हैं, उसको आप अनहिंड्रेड मैनर में यानी कि बिना रोके टोके उन चीजों को आप ये संपन्न होने दीजिए। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। और जो नेचुरल ऑर्डर, जो नेचुरल सिस्टम काम कर रहा है, उस नेचुरल ऑर्डर और सिस्टम के हिसाब से ही अगर हमारा बिजनेस रन करेगा, हमारी इंडस्ट्रीज रन करेंगी, तो हम लोग ये प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। वो हम लोगों के बिजनेस के लिए अच्छा है। लेट इट बी सो, यानी कि जो चीज जैसी हो रही है उसको होने दीजिए। उसी को फ्रेंच टर्म में ये लाइसेंस फेयर बोला गया, और वहीं से ये जो टर्म है ये यूज में धीरे धीरे आनी ये शुरू हो गई। और जब यूज में आनी शुरू हो गई, उसके बाद से पूरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी में आज के डेट में ये टर्म का बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है इस चीज को डिनोट करने के लिए कि मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होगा। और फिर आपको ये सब 1750 के लगभग, उसके थोड़े समय ये बाद में फ्रांस में आपको एक प्रकार के इकोनॉमिस्ट, जिनको कि ये फिजियोक्रेट्स बोला गया, फिजियोक्रेट्स यानी ये एक प्रकार के इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को लिए हुए ये आपको इकोनॉमिस्ट थे, जिनको फिजियोक्रेट्स बोला गया। और आपको यही ये फिजियोक्रेट्स जो हैं, इन लोगों ने लेसेस फेयर के पॉलिसी को या इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही पॉपुलराइज किया। केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे ये वर्ल्ड के लेवल पे ये इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है कि लेसेस फेयर जो है वो आज के डेट में इतना ज्यादा पॉपुलर टर्म है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ये थ्योरी में। तो आप ब्रॉडली या बहुत ही ये सामान्य अर्थों में लेसेस फेयर ये पॉलिसी का यही मतलब समझिएगा कि मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि आर्थिक क्रियाएं जिस प्रकार से हो रही हैं, जिस ये नेचुरल ऑर्डर में हो रही हैं, अपने आप जिस प्रकार से नेचुरली वो फ्लो कर रही हैं, उसमें कुछ अतिरिक्त किए जाने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट को उन आर्थिक क्रियाओं में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। और आप देखिएगा इसी ये पॉलिसी पे, इसी एक कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, आपको इकोनॉमिस्ट वो बेस्ट है। और क्लासिकल इकोनॉमिक यानी एडम स्मिथ ने भी इसी इकोनॉमी के पॉलिसी के वो ये प्रोपोनेंट थे, इसी इकोनॉमी के पॉलिसी को उन्होंने आगे बढ़ाने की ये कोशिश की कि गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं आर्थिक क्रियाओं में। आर्थिक क्रियाओं का नेचर एक दूसरा होता है, और गवर्नमेंट का जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे पर्पस के लिए होती है। इन लोगों का स्पष्ट रूप से यह मानना था कि गवर्नमेंट जो संस्था होती है, ये गवर्नमेंट संस्था वो ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि लोक हित को या लोक कल्याण को रिप्रेजेंट करने वाली वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है किसी भी सोसाइटी के अंदर। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय नेचर ऐसी होती हैं कि उसमें ये गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मूल इसका, इस आर्थिक व्यवस्था का जो कॉन्सेप्चुअल बेस है वो इसी ये थिंकिंग पे आधारित है। और उसका ये कहना है कि ये गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर उसके जो फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं, यानी कि किसी भी ये गवर्नमेंट के उसके फंडामेंटल फंक्शंस यही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेवारी है कि वो डिफेंस को देखे, यानी कि ये कंट्री की ये सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
यानी अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है तो उससे ये कंट्री की रक्षा करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रही हैं सोसाइटी के अंदर तो जो भी नियम है, जो भी एक कानून है, उस कानून के हिसाब से जस्टिस का डिस्पेंसेशन हो सोसाइटी के अंदर। गवर्नमेंट का फंक्शन है रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि वो अपने इन फंडामेंटल फंक्शंस को करने के लिए वो टैक्स लगाए और उन टैक्स का वो कलेक्शन करे और उन टैक्सेस का पब्लिक वेलफेयर में वो इस्तेमाल करे। तो ये सब ये गवर्नमेंट के फंडामेंटल फंक्शंस हैं। और इस आइडियोलॉजी का यही कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने केवल जो उसके फंडामेंटल फंक्शंस हैं, यानी कि जिन फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया है, उन फंडामेंटल फंक्शंस तक ही ये गवर्नमेंट अपने आप को सीमित रखे और उसके देश के अंदर जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था में गवर्नमेंट जो है वो डूअर की भूमिका में नहीं होगा। डूअर का मतलब हुआ कि एक कर्ता, कर्ता का ये मतलब है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो संपादित हो रही हैं उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, खास करके ये प्रोडक्शन का काम और इन्वेस्टमेंट का काम, इन चीजों को गवर्नमेंट खुद से संपादित नहीं करेगी, खुद से उसको ये डू नहीं करेगी, डूअर की भूमिका में नहीं होगी गवर्नमेंट। और इस प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था होती है, उस आर्थिक व्यवस्था में तीसरी एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि इस आर्थिक व्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस होता है। प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस, प्राइवेट सेक्टर के डोमिनेंस का ये अर्थ हुआ कि इकोनॉमी के अंदर जो भी ये प्रोडक्शन के काम हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के काम हो रहे हैं, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जितने भी ये साधन हैं और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के पश्चात जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, उसके जो मीन्स हैं, उसके जो साधन हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रोल होगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रोल होगा। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। दूसरा आपको, यानी दूसरे सेंस में इसका यह मतलब हो गया कि बहुत ही अगर इसको आसान शब्दों में बोला जाए तो आसान शब्दों में इसका यही मतलब हुआ कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी ये प्रोडक्शन के मीन्स हैं, यानी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां कहीं भी वैल्यू एडिशन का कार्य हो रहा है, तो उन सारे ये प्रोडक्शन के मीन्स के ऊपर आपको गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ने उन इस्टेब्लिशमेंट्स को स्थापित नहीं किया हुआ है। प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स जो है, यानी कि फैक्ट्रीज या जो एसेट्स हैं सोसाइटी के अंदर, या जो मीन्स ऑफ ये प्रोडक्शन है, तो मीन्स ऑफ ये प्रोडक्शन के ऊपर प्राइवेट कंट्रोल है, प्राइवेट स्वामित्व है, और वो लोग ये फ्री हैं इस चीज को करने के लिए कि प्रोडक्शन का काम जो है वो जिस भी ढंग से वो संपादित करना चाहें वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है उसमें नहीं होता है। शायद 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है। तो वैसे स्थिति में टू बी कंटिन्यूड, इसके बाद वाले लेक्चर में अभी इसमें, क्योंकि यही एक कॉन्सेप्चुअल बेस है, तो जब हम लोग कैपिटलिस्टिक सिस्टम को बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो उसके बाद इसी के ये कॉन्ट्रास्ट में, मतलब इसी के साथ एक कंपैरिजन करते हुए सोशलिस्टिक सिस्टम को और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को भी ये बेहतर ढंग से ये समझ लेंगे। और साथ साथ हम लोग इस भी चीज को देखते चलेंगे कि ये जो तीनों प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं, उन आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं, क्या रणनीतियां अपनाई जाती हैं, इकोनॉमी के जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको ये सॉल्व करने के लिए या उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। टाइम का कॉन्स्टेंट है, वीडियो जो है मेरी समझ में बहुत ही वो लंबा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30 या 40 मिनट का वीडियो होना चाहिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी ये बना रहे। और चूंकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये जोर देते हैं, तो वैसे भी यहाँ पे कोई हंसी मजाक तो मैं आपके साथ ये कर नहीं रहा हूँ, इसको ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए। तो ये ध्यान यही है
आपको ध्यान यही रखना है कि आप ये कंसंट्रेशन के साथ ये बातों को सुनिए, बहुत ही ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अनाप शनाप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यानी मेरी तरफ से कुछ इरिलेवेंट बातें जिसका कि पढ़ाई के लिए कोई मतलब नहीं है, तो उन बातों को बोलना और उन बातों को यानी स्पाइसी बना करके ऑडियंस के लिए प्रस्तुत करना, जिससे कि वो ज़्यादा इंगेजिंग हो सके, इसमें बेसिकली मैं ऐसा समझता हूँ कि समय का नुकसान है, एनर्जी का नुकसान है, और वैसी स्थिति में ना हमें कोई फायदा होने वाला है, ना आपको कोई फायदा होने वाला है। तो जो भी है, कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सारी क्लासेस होंगी। हम ठीक यहीं से नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 1 घंटा मुझे और लगेगा इन सारे चीज़ों को वो करने के लिए, उसके बाद से आपको ये सारी चीज़ें ये समझ में आ जाएगी। आशा है आप लोग ये पढ़ रहे होंगे और काफ़ी अंदर से एनर्जी, इंथ्यूसिज्म और बहुत ही ऑप्टिमिज्म के साथ आपको अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है। पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से होगी, आपका प्रिपरेशन जितना स्ट्रांग होगा, आप जितना वेल प्रिपेयर्ड होंगे, उतना ही आप अपने लक्ष्य के पहुंचने के ज़्यादा आप करीब होंगे। मैंने शुरू में ही बोला था कि मेरी जो भी क्लासेस हैं एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए, सारी चीज़ें आपको अपने आप ये समझ में आने लगेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तो फिर से इसी मुद्दे के ऊपर ये चर्चा होगी। तब तक के लिए ये धन्यवाद। नो गुड बाय।